गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि पिछले जो वीडियोस थे उनकी क्वालिटीज़ बहुत ही ख़राब थी, उनको देखना बड़ा मुश्किल कार्य था। तो क्योंकि कुछ समस्या आ गई थी बीच में, तो प्लीज़ ये 3-4 वीडियोज़ हैं, इनको किसी तरह से आप एडजस्ट कीजिए। आज से जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही हैं ये उम्मीद करता हूँ अच्छे क्वालिटीज़ में होंगी, प्रॉपर स्क्रीन में होंगी, आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। तो उन वीडियोज़ को आप लोग थोड़ा देख लेना ध्यान से, बाकी आगे वीडियोज़ में समस्याएं शायद ना आएँ। कोशिश करेंगे समस्याएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएं। पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था किरचॉफ लॉ को, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसके अलावा हमने डेल्टा टू स्टार कनेक्शन देखा था, कैसे इनको ट्रांसफ़र करते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। अगर स्टार कनेक्शन में दिख रहा है समायोजन तो उसको कैसे डेल्टा में कन्वर्ट कर लेते हैं, और डेल्टा में दिख रहा है तो कैसे स्टार में कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियोज़ में हमने ये भी देखा था कि किरचॉफ लॉ में साइन कन्वेंशन किस प्रकार कार्य करेगा, लेकिन चूँकि वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए हम साइन कन्वेंशन को डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाए थे। आज हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं केबीएल पर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर, और इस न्यूमेरिकल के द्वारा हम पूरी तरह से साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। अब वीडियोज़ की क्वालिटीज़ भी अच्छी आएंगी और हम अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल होंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया कि 3 ओम प्रतिरोध के अंतर्गत बहने वाली धारा का मान ज्ञात करिए तथा उसमें पावर की वैल्यू बताइए। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे, आपको एक नेटवर्क दिख रहा होगा। इस नेटवर्क के अंतर्गत 3 लूप हैं। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको लूप बता दूं, लूप क्या है। तो लूप एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होता है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर लेता है। तो इस नेटवर्क में हमारे पास 3 लूप हैं। एक लूप तो हमारा ये पहला वाला है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। 3 लूप हैं हमारे पास। इन 3 लूप में हम केबीएल अप्लाई करेंगे और फाइनली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लूप समझ में आ गया होगा। एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ जिसके थ्रू करंट फ्लो कर लेती है उसे क्या कह देते हैं, लूप। जैसे कि इस लूप को देखें तो पूरा एक क्लोज्ड पाथ है, कंडक्टिंग वायर से बना है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ये पूरा लूप है। ठीक है, अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले एक काम करना होता है। इन लूप्स में करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करना पड़ता है, करंट किस साइड से फ्लो कर रही है। अर्थात करंट क्लॉकवाइज चल रही है या एंटी क्लॉकवाइज चल रही है या दोनों ही रूप में चल रही है। अर्थात किसी लूप में क्लॉकवाइज चल रही है, किसी लूप में एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। ठीक है, तो आपको ये जान के आश्चर्य नहीं करना है कि करंट की डायरेक्शन को हम किस अनुसार लें। आप चाहें तो तीनों ही लूप में या जितने लूप हैं आपके क्वेश्चंस में, हो सकता है किसी में 4-5 लूप भी हों, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जितने भी लूप हैं आप चाहें तो उन सभी में ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले सकते हैं, सारे के सारे लूप्स में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले सकते हैं इस प्रकार से। या अगर आप चाहें तो सारे के सारे लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले सकते हैं, ये भी आसानी से हो जाएगा। या अगर आप चाहें तो किसी लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लें, किसी लूप में एंटी क्लॉकवाइज ले लें, या जैसा आप चाहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करंट के डायरेक्शन के द्वारा आपका जो आंसर आएगा उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं। या फिर इसमें जो वोल्टेज सोर्स लगे होते हैं इनकी डायरेक्शन के अनुसार आप करंट ले सकते हैं। जैसे हमारा पहला लूप है तो इसमें हम देख रहे हैं करंट प्लस ऊपर की तरफ है, यानी करंट ऊपर से चलेगी, तो कुछ इस प्रकार से, एक सेकेंड, ये ऐसे चलेगी करंट हमारी। ठीक है, इस प्रकार से, तो यह क्लॉकवाइज घूम जाएगा।
इस लूप में देखें तो यहाँ भी करंट ऊपर की ओर निकल रही है, यानी कुछ इस प्रकार से करंट चलेगी, इधर से ऊपर से होते हुए एंटी क्लॉकवाइज रूप बना लेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दो लूप में तो हम देख सकते हैं वोल्टेज सोर्स के द्वारा, क्योंकि इसमें हमें साइन दिख रहा है प्लस ऊपर की तरफ है, यानी करंट ऊपर की ओर चल रही है, अर्थात क्लॉकवाइज में घूम जाएगी। दूसरे लूप में आपने देखा कि करंट ऊपर की ओर चल रही है, उस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। लेकिन बीच वाले लूप में कोई वोल्टेज सोर्स तो है ही नहीं, तो इसमें हम किस डायरेक्शन में लें? तो इस लूप में आप जो भी डायरेक्शन चाहें तो क्लॉकवाइज ले लें, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज ले लें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पर मेरा आपको जो सजेशन है वो ये है कि तीनों ही लूप में आप एक सिमिलर डायरेक्शन में करंट लीजिए, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज ले लें, चाहे क्लॉकवाइज ले लें। अब इससे होगा क्या? इससे जो साइन का मतलब क्या नाम है, आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ हमारी करंट सब्सट्रैक्ट करेगी, कहाँ ऐड करेगी। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आसानी आ जाएगी। तो आप सभी लोग इन सारे लूप्स में एक ही सिंगल डायरेक्शन में अगर करंट लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जैसे अब मैं इस प्रॉब्लम में सारे के सारे लूप्स में, यानी तीनों लूप्स में ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम करना है। ठीक, तो पहला स्टेप हमारा क्या है, ऐसे सवाल को सॉल्व करने में जहाँ हमें KCL या KVL लगा करके किसी मेश में या लूप में, अच्छा मेश क्या कहते हैं, एक ऐसा छोटा लूप जिसके अंदर कोई और लूप ना बन रहा हो, उसे मेश कह देते हैं। जैसे हम अगर इसे 1 नंबर दें, 1 2 3, तो ये जो 1 2 3 है, ये तीनों अलग अलग मेश हैं या लूप हैं, मेश कह सकते हैं। यानी स्मॉलेस्ट लूप को मेश कह देते हैं, जो सबसे छोटा लूप हो, उसके अंदर कोई और लूप ना बने। जैसे ये वाला हमारा देखिए, एक ही पाथ है और एक प्रकार से लूप बन रहा है। इसी प्रकार ये दूसरा वाला भी अपने आप में एक मेश है, एक छोटा लूप है। इसी प्रकार तीसरा वाला भी अपने आप में एक मेश है, एक छोटा सा लूप है। तो जो स्मॉलेस्ट लूप होता है उसी को मेश कह देते हैं। पर लूप में एक से ज़्यादा मेश भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं इस लूप की बात करें तो ये भी एक लूप है। लूप हमने क्या कहा था, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ जिसके थ्रू करंट फ्लो कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, लूप। अब इस लूप में देखिए आपको दो छोटे छोटे लूप और दिख रहे हैं, अर्थात दो मेश दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं एक लूप के अंदर एक से ज़्यादा मेश हो सकते हैं, मिनिमम एक मेश होगा। ठीक है, अर्थात जो सबसे छोटा लूप होगा उसी को मेश कह देंगे। पर लूप में एक से ज़्यादा मेश हो सकते हैं। या इस फाइनल पूरे लूप को देख लें, इसको तो यहाँ देखते हैं हमारे पास 3 लूप हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया और तीसरा लूप ये हो गया। तो ये जो छोटे छोटे लूप हैं स्मॉलेस्ट वाले, जिसके अंदर और कोई दूसरा लूप नहीं है, उसी को क्या कह देते हैं, मेश। तो किसी लूप के अंतर्गत एक से ज़्यादा मेश हो सकते हैं। बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, देखते हैं। तो हमने क्या कहा था, तीनों ही लूप में डायरेक्शन जो करंट की हमने ली है वो कैसे ले ली है, क्लॉकवाइज एज्यूम कर ली है। ठीक है, अब हमें साइन देखना है। तो साइन कन्वेंशन में आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो वोल्टेज सोर्स लगे हैं इन्हीं के साइन पर ध्यान देना है। अगर आप इनके साइन पर ध्यान देंगे तो बाकी के साइन अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब ये जो वोल्टेज सोर्स के साइन हैं, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 मेथड से। पहला मेथड तो ये है, हमें ये देखना है कि इस वोल्टेज सोर्स में करंट किधर से इंटर कर रही है, नेगेटिव साइड से कर रही है या पॉजिटिव साइड से कर रही है। तो अगर पहला मेथड है हमारा कि अगर करंट नेगेटिव साइड से इंटर कर रही है तो नेगेटिव वैल्यू ले लो, और पॉजिटिव साइड से इंटर कर रही है तो पॉजिटिव वैल्यू ले लो। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, सबकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, तो पहला हमारा बात है कि हमारी जो वोल्टेज का साइन है, वोल्टेज का सोर्स, इसमें देखेंगे कि करंट किस साइड से एंटर कर रही है। अब जैसे हमने भी क्या कहा था, इस लूप में डायरेक्शन हमने करंट की क्लॉकवाइज ली है सारे के सारे लूप्स में अंतर। तो ध्यान से देखो हमारी करंट किधर से इंटर कर रही है, इस नेगेटिव साइड से, ये वाली नेगेटिव साइड से इंटर कर रही है। तो हमने कहा था पहला तरीका है, पहला मेथड है हमारा इस वोल्टेज सोर्स का साइन डिसाइड करने के लिए कि जिधर से करंट इंटर कर रही है उसी साइन के साथ लिख देते हैं। जैसे हमारा ये करंट नेगेटिव साइड से इंटर कर रही है तो इस वोल्टेज सोर्स के लिए साइन हम नेगेटिव कर देंगे। ठीक, और अगर मान लो
हम एंटी क्लॉकवाइज करंट ले रहे होते, तो करंट हमारी इस वोल्टेज सोर्स में किधर चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट किधर से एंटर करेगी, इस पॉजिटिव वाले सिरे से, तो हम इस वोल्टेज के साइन को प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। पहला मेथड हमारा क्या है कि जब करंट हमारी नेगेटिव साइड से एंटर कर रही हो तो हम वोल्टेज के साइन को नेगेटिव ले लेंगे, और यदि करंट हमारी प्लस वाले साइन से एंटर कर रही हो तो वोल्टेज के साइन को प्लस ले लेंगे। अर्थात जिस डायरेक्शन से हमारी करंट इंटर कर रही है उसी डायरेक्शन की साइन को हम वोल्टेज के लिए साइन असाइन कर लेंगे। अगर जिस डायरेक्शन से करंट इंटर कर रही है उसी डायरेक्शन की साइन को हम वोल्टेज का साइन असाइन करते हैं तो हमारे जो बाकी एलिमेंट्स हैं रेजिस्टेंस, ये हमेशा प्लस में लिखे जाएंगे। हमेशा और हमेशा जितने भी रेजिस्टेंस हैं सबके साथ प्लस साइन ही करेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका ये हो गया। पहला मेथड एक बार फिर से सुनो, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज सोर्स के जिस साइड से करंट इंटर कर रही है उसी साइड की साइन को वोल्टेज की साइन के साथ लिख देंगे। मान लीजिए करंट हमारी इस साइड से चल रही है तो हम यहाँ लिख देंगे -10 वोल्ट, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो प्लस के साथ लिखे जाएंगे, जैसे प्लस। अच्छा, इसका 2 ओम के साथ वोल्टेज क्या होगा, तो आपको ओम्स लॉ पता है, V = होता है IR, R की वैल्यू और इनटू I मान लेते हैं, पहला लूप है तो इसे I1 कह देते हैं, दूसरे लूप में I2, तीसरे लूप में I3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, क्या बात आएगी, ये करंट इधर से इंटर कर रही है माइनस साइन से, तो -10, बाकी के लिए हमने कहा प्लस लिखिए, तो प्लस क्या आ जाएगा 2 × I1। ठीक है, इसके बाद नीचे है दूसरा नेक्स्ट एलिमेंट है 2 ओम, तो प्लस फिर लगाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान से देखो, जो करंट हमारी फ्लो कर रही है, एक तो ये क्लॉकवाइज घूमने पर I1 वाली आ रही है, और इस लूप में भी तो हम क्लॉकवाइज घूम रहे थे, तो यहाँ I2 करंट ऊपर चल रही है कुछ इस प्रकार से, देखो इस रेजिस्टेंस से ऊपर जा रही है और यहाँ इस रेजिस्टेंस में नीचे की ओर आ रही है। तो क्या हो जाएगा, दोनों करंट आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात और बहुत ध्यान रखना है आपको, हम जिस लूप में काम करेंगे उस लूप की करंट हमेशा और हमेशा ज़्यादा मानी जाएगी। जैसे अभी हम लूप 1 में काम कर रहे हैं तो इसमें जो I1 करंट है, ये I1 करंट बाकी लूप की करंट से ज़्यादा होगी, I2 से ज़्यादा होगी, I3 से ज़्यादा होगी। इसी प्रकार जब हम लूप 2 में काम करेंगे, ठीक है, लूप 2 में काम करेंगे जब, तो इस लूप 2 में काम करने पर जो I2 करंट हमारी होगी वो बाकी लूप की करंट I1 से और I3 से हमेशा और हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी प्रकार जब लूप 3 में काम करेंगे तो जो करंट हमारी I3 होगी वो I1 और I2 से ज़्यादा होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये साइन कन्वेंशन होगा। आइए इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया, अपने इस लूप में जो हमने साइन कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन माना है वो क्लॉकवाइज मान लिया है, क्लॉकवाइज तीनों ही लूप्स में डायरेक्शन क्लॉकवाइज मान लिया है। इसको हमने कहा लूप 1, ये है हमारा लूप 2 और ये है लूप 3। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। अब हम आगे बात करें, अगर इसे सॉल्व करें तो पहला मेथड सॉल्व करते हैं। हमने कहा था कि वोल्टेज सोर्स के साइन को लेने के लिए 2 मेथड हैं। पहला मेथड क्या कहा था कि जिस लूप से करंट वोल्टेज के जिस सिरे से करंट इंटर कर रही है, अगर नेगेटिव सिरे से इंटर कर रही है तो इस वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे और बाकी जो एलिमेंट्स लगे हैं रेजिस्टेंस को उनको प्लस के साथ लिखेंगे, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ देखो हमारी जो करंट है वो क्लॉकवाइज चल रही है, तो नेगेटिव सिरे से इंटर कर रही है इस साइड से, तो हम वोल्टेज की वैल्यू क्या ले लेंगे, -10। ठीक है, उसके बाद प्लस अगला हमारा एलिमेंट है 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसके थ्रू करंट कौन जाएगी, यही इस लूप में पहले लूप में लिख रहे हैं, तो I1 करंट चल रही है तो आ जाएगी 2 × I1, इसमें और कोई दूसरी करंट नहीं आ रही, एक ही लूप में है, तो 2 × I1। फिर प्लस अगला रेजिस्टेंस है हमारा 2 ओम, तो 2 × इसमें देखिए एक तो ये करंट आ रही है I1 नीचे से और
इसी प्रकार जब इसमें हम क्लॉकवाइज चलाते हैं तो ये करंट ऊपर की ओर जाएगी, तो I1 नीचे आ रही है, I2 ऊपर जा रही है तो घट जाएगी। पर अभी हमने आपसे कहा कि जिस लूप में हम काम कर रहे हैं उस लूप की करंट हमेशा ज़्यादा मानी जाती है। अभी हम काम किस लूप में कर रहे हैं? फर्स्ट लूप में। तो यहाँ पर फर्स्ट लूप की करंट जो I1 है वो ज़्यादा मानी जाएगी, तो हम लिखेंगे I1 माइनस I2। और ध्यान से देखो लूप हमारा बंद हो गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि KVL क्या कहता है? किसी क्लोज्ड सर्किट में लगने वाले सभी एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, एल्जेब्रिक सम उनका 0 होता है। ठीक है, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट ऑफ एनी क्लोज्ड पाथ, ठीक है, क्या होगा? 0 होगा। तो ये हमने कर दिया। साइन कन्वेंशन एक बार फिर से देखते हैं। हमने कहा पहला मेथड ये है कि वोल्टेज सोर्स में करंट जिस डायरेक्शन से चल रही है उसी डायरेक्शन की साइन ले लें। अब यहाँ देखो हमारा करंट नीचे निगेटिव साइड से एंटर कर रही है, तो हमने वोल्टेज के साइन को नेगेटिव ले लिया और बाकी जितने एलिमेंट्स हैं सबके साइन को प्लस के साथ लिख दिया है। ये पहला मेथड हो गया, मेथड 1। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या जाएगा? -10 प्लस 2i1 प्लस 2i1 माइनस 2i2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ध्यान से देखो 2i1 यहाँ पर है, 2i1 यहाँ पर है, कितना आ जाएगा? 4i1 माइनस 2i2। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी 4i1 माइनस 2i2 और यहाँ था -10 इक्वल्स टू 0। 10 को उस साइड में कर देंगे तो आ जाएगा 4i1 माइनस 2i2 इक्वल्स टू 10। ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस लूप की, यानी पहले लूप में हमने इक्वेशन क्या प्राप्त कर ली? 4i1 माइनस 2i2 इक्वल्स टू 10। ये पहले लूप की इक्वेशन हो गई। अब हमने पहला मेथड लगाया था। इस लूप में अगर हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, अगर मैं दूसरे मेथड से सवाल को सॉल्व करूं तो देखते हैं क्या इक्वेशन यही आएगी या बदल जाएगी। तो आओ चेक कर लेते हैं। तो दूसरा मेथड हमारा ये कहता है इस वोल्टेज सोर्स में साइन के लिए कि अगर हमारे पास करंट नेगेटिव सिरे से इंटर कर रही है तो इसको उल्टा मान लो, अर्थात पॉजिटिव मान लो। और अगर करंट पॉजिटिव सिरे से इंटर कर रही है इस साइड से तो इसको नेगेटिव मान लो। और बाकी एलिमेंट्स को क्या करेंगे? नेगेटिव मान लेंगे। बाकी एलिमेंट्स जैसे रेजिस्टेंस है, इनके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, ये फिर से सुन लो एक बार। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या कहता है? वोल्टेज सोर्स में जिस साइड से करंट इंटर कर रही है, जैसे क्लॉकवाइज में हमारी करंट जो I1 करंट है ये नेगेटिव साइड से इंटर कर रही है, तो जो पहला मेथड था उसमें हमने क्या किया था? इस वोल्टेज सोर्स के साइन को पॉजिटिव मान लिया था। लेकिन अब यहाँ पर इसे पॉजिटिव नहीं मान करके नेगेटिव, सॉरी एक सेकेंड, फिर से देखो। इस लूप में हमारी करंट क्लॉकवाइज चल रही है और करंट है I1। हमने क्या कहा था पहले मेथड में कि हमारा पहला मेथड कहता है करंट वोल्टेज सोर्स के जिस सिरे से इंटर कर रही है वही साइन ले लेना है। अगर नेगेटिव सिरे से इंटर कर रही है तो वोल्टेज सोर्स के साइन को नेगेटिव ले लेंगे। अगर पॉजिटिव सिरे से इंटर कर रही है तो वोल्टेज सोर्स के साइन को पॉजिटिव ले लेंगे। और बाकी जितने एलिमेंट्स लगे हैं, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हों, कैपेसिटर्स लगे हों, उन सबके साइन को क्या ले लेंगे? हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ले लेंगे। दूसरा मेथड कह रहा है कि करंट हमारी जिस साइड से इंटर कर रही है उसके अपोजिट साइन को ले लेंगे। अब जैसे यहाँ हमारी क्लॉकवाइज में करंट हमारी नेगेटिव साइड से इंटर कर रही है तो हम इसके बैटरी के वोल्टेज के साइन को पॉजिटिव ले लेंगे और बाकी जितने रेजिस्टेंस या कैपेसिटर या कोई भी एलिमेंट लगा हो उसके क्रॉस साइन हम नेगेटिव ले लेंगे। क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब दूसरे मेथड के अनुसार अगर हम सॉल्व करें तो करंट हमारी क्लॉकवाइज चल रही है, इसमें करंट लूप 1 में देख रहे हैं तो करंट I1 फ्लो करेगी। तो ध्यान से देखो करंट हमारी क्लॉकवाइज चल रही है यानी नीचे से इंटर कर रही है, नीचे है नेगेटिव। दूसरा मेथड क्या कहता है? इसके साइन को पलट के लिखिए। तो साइन नेगेटिव है, क्या हो जाएगा? प्लस। तो आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ जाएगा +10 वोल्ट। +10 वोल्ट क्यों? क्योंकि दूसरा मेथड है ये हमारा सेकंड मेथड हम देख रहे हैं और सेकंड मेथड के अनुसार करंट बैटरी के जिस तरह से इंटर करती है उसके
अपोजिट साइन को ले लेते हैं, तो यहाँ जाएगा 10। आगे चलें, बाकी एलिमेंट्स के साइन को नेगेटिव लिखना है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे 2। और यहाँ क्या था, I1 करंट चल रही है तो इसके अक्रॉस 2 इंटू I1 ये आ जाएगा, माइनस दूसरा हमारा एलिमेंट है, दूसरा प्रतिरोध ये वाला जिसमें 2 और इसमें करंट एक तो I1 ही आ रही है और ये भी तो क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये करंट ऊपर जाएगी, ये करंट नीचे आ जाएगी, तो I1 माइनस I2। और हमने कहा था जिस लूप में काम करेंगे उस लूप की करंट हमेशा और हमेशा क्या मानी जाएगी, ज़्यादा। तो किस लूप में काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं पहले लूप के अंतर्गत। ये रहा हमारा पहला लूप, तो हमारा आ जाएगा I1 माइनस I2 और बराबर क्या कर देंगे 0, क्योंकि हमारा क्लोज हो जाता है, सर्किट पाथ हो जाता है। इसे सॉल्व करें अगर तो प्लस 10 माइनस 2I1 माइनस 2I1 और माइनस माइनस प्लस 2I2 इक्वल्स टू 0। इसे अगर सॉल्व करें तो माइनस 2I1 माइनस 2I1 क्या हो जाएगा, माइनस 4I1 प्लस 2I2 और प्लस 10 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो ये जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा हमारे पास, तब आ जाएगा 4I1 माइनस 2I2 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, या 4I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 10। ध्यान से देखिए, दूसरे मेथड में भी हमें वही इक्वेशन मिली है जो पहले मेथड में किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पहले लूप के लिए इक्वेशन मिल जाएगी 4I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 10। अब हम यही बात दूसरे लूप के लिए लगा लेते हैं। तो हमने कहा था कि हमने सारे लूप में डायरेक्शन क्या माना था, क्लॉकवाइज, तो दूसरे लूप में भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, तीसरे में भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। अब ध्यान से देखो, दूसरे लूप में हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स आपको नहीं दिख रहा है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान चुके हैं पहले में, तो उसके अनुसार अब जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं सबके अक्रॉस हमारी जो साइन होगा क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हमने क्या कहा था, जिस डायरेक्शन में करंट इंटर कर रही है उसी डायरेक्शन को अगर साइन को ले लेंगे तो जो रेजिस्टेंस है उसके साइन को हम हमेशा क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। और दूसरा जो मेथड था उसमें था कि वोल्टेज सोर्स में जिस साइड से करंट इंटर कर रही है उसके अपोजिट को साइन को मानेंगे, तो जितने रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसके साइन को नेगेटिव मान लेंगे। अब हम यहाँ अपने जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हमारी जितनी प्रॉब्लम्स होंगी, सब में हम हमारा पहला मेथड अप्लाई करेंगे। पहले मेथड के में क्या आएगा कि जिस डायरेक्शन से बैटरी में या वोल्टेज सोर्स में करंट इंटर करेगी उसी डायरेक्शन की साइन को लिख लेंगे। अब यहाँ हमारा क्लॉकवाइज में चल रहा था, तो हमारी जो करंट इंटर कर रही नेगेटिव साइड से, तो हम क्या कर किए थे, नेगेटिव साइड माना था बैटरी को, क्योंकि जिस साइड से हमने कहा करंट चल रही है उसी साइड की डायरेक्शन को मानेंगे, ठीक है। और बाकी जितने रेजिस्टेंस हैं उनके अक्रॉस क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो हम सेकंड लूप में अगर बात करें तो हमारी करंट I2 फ्लो होगी। अब इसमें हम अगर इक्वेशन बनाएं तो क्या मिल जाएगा, एक तो हमारा पहला प्रतिरोध है 3 ओम, तो जो 3 ओम है इसके अक्रॉस हमारी कौन सी करंट चल रही है, I2 चल रही है केवल। उसके बाद दूसरा है 1 ओम का प्रतिरोध प्लस 1 इंटू, अब यहाँ देखो, यहाँ करंट I2 नीचे की ओर आ रही है और यहाँ करंट I3 ऊपर की ओर जा रही है, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे। पर हमने आपसे कहा है जिस लूप में काम कर रहे हैं उस लूप की करंट ज़्यादा होगी, तो I2 माइनस I3 कर देंगे और प्लस एक ये वाला बचा 2 ओम, तो 2 इंटू यहाँ कौन सी करंट है, इसमें नीचे आ रही है I1, ऊपर जा रही है I2, तो हमने कहा था सबस्ट्रेट कौन से करेंगे, जिस लूप में काम कर रहे हैं उसकी करंट ज़्यादा होगी, तो I2 माइनस I1 करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास क्या चीज़, 3I2 प्लस I2 माइनस I3 प्लस 2I2 और माइनस 2I1, ये आ जाएगा। इनको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ध्यान से देखो, 3I2 प्लस I2 4I2 प्लस 2I2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6I2, I1 कितना है, केवल एक, कितना, माइनस 2I1, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी माइनस 2I1 प्लस 6I2 और माइनस I3 इक्वल्स टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी दूसरी लूप की। उसके बाद हमारी एक और इक्वेशन आएगी तीसरे लूप की, तो इस इक्वेशन को भी, तीसरे लूप की इक्वेशन को भी लिख लेते हैं, ठीक है।
डायरेक्शन हमारा क्या था सब में, क्लॉकवाइज ही हमने माना था और पहले मेथड के अनुसार साइन को ले रहे थे, अर्थात बैटरी में जिस साइड से हमारी करंट इंटर कर रही थी उस साइड के डायरेक्शन को हम अगर लेते हैं तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अक्रॉस हम डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक, अब यहाँ हमारा तीसरा लूप क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, करंट इस डायरेक्शन में चल रही है क्लॉकवाइज और इसके अनुसार करंट हमारी किधर से इंटर कर रही है, ऊपर से इंटर कर रही है, यानी प्लस साइड से इंटर कर रही है। कहाँ से इंटर कर रही है, प्लस साइड से। तो हमारा आ जाएगा +6, उसके बाद आ जाएंगे 1 ओम में। तो बाकी रेजिस्टेंस के क्रॉस साइन हमें क्या लेना है, प्लस लेना है। यहाँ है I3 इंटर कर रही है इस लूप में I3 और यहाँ नीचे आ रही है I2। I3 ऊपर जा रही है, I2 नीचे आ रही है, दोनों घट जाएंगे। और हमने कहा जिस लूप में हम काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमेशा बड़ी मानी जाएगी, तो हो जाएगा I3 - I2। ठीक है, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट है हमारा अगला प्लस, ये है 1 ओम का और इसमें कौन सी करंट चलेगी, I3 चलेगी। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 + I3 - I2 और प्लस I3। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास तीसरे लूप के लिए इक्वेशन बन रही है। तो I3 कितनी है, I3 + I3 2I3 - I2। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी -I2 + 2I3 और +6 = 0। इसे और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या जाएगा, -I2 + 2I3 = 6 को उस साइड में ले जाएंगे तो अभी +6 से उधर आएगा तो -6। ये हमारी तीसरी इक्वेशन बन जाएगी 3 लूप की। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें कैलसी की सहायता से तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से कैलसी से सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ जाएगी उससे हम I1 I2 I3 निकाल लेंगे। और हमें निकालना क्या था, 3 ओम रजिस्टेंस के अक्रॉस करंट को। तो 3 ओम हमारा ये है और ये किस लूप में है, सेकेंड लूप में है। तो हमें कौन सी करंट निकालनी, इसमें कौन सी करंट जाएगी, जो I2 वाली करंट है वो जाएगी। यानी हमें I2 की वैल्यू अगर मिल जाए तो इस 3 ओम रजिस्टेंस के क्रॉस जो धारा बह रही वो मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा। पर हम यहाँ क्या करेंगे, इसे आसान कर देंगे, सारे इक्वेशन ना सॉल्व करने पड़े, इसलिए हम इसे क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा कि किस प्रकार क्रैमर्स रूल के द्वारा हम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी 3 इक्वेशन आए हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखना आपको बहुत अच्छे से आता होगा। आइए लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट में इन इक्वेशंस को जो भी हमने प्राप्त किया है। ठीक, अब सबसे पहले इसमें आप जानते हैं एक मैट्रिक्स होती है जिसमें हम सारे इक्वेशंस के कोफिशिएंट को लिखते हैं, इसलिए हम इस मैट्रिक्स को कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। 4 पहला इक्वेशन का जो हमारा कोफिशिएंट है 4 - 2 0। दूसरे इक्वेशन यानी दूसरे लूप की जो इक्वेशन मिली थी उसके कोफिशिएंट हैं -2, सॉरी एक बार फिर से, पहले इक्वेशन की जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, 4, इसके अलावा -2 और 0। दूसरे इक्वेशन के कोफिशिएंट थे -2, 6, -1 और तीसरे में है 0 यानी 0, -1 और 2। पहली मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स आप जानते हैं इसमें वेरिएबल्स होते हैं, अननोन्स होते हैं। अननोन कितने हमारे पास, I1 I2 I3 और बराबर करके लिख देते हैं कांस्टेंट जितने हैं उनको इस कॉलम मैट्रिक्स में लिख देते हैं। तो कांस्टेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, पहले इक्वेशन में 10, दूसरे इक्वेशन में 0 और तीसरे इक्वेशन में -6। तो इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप इक्वेशंस कह देते हैं, जो आप फर्स्ट ईयर में यानी पहले कक्षा जो पहला सेमेस्टर था उसमें पढ़ चुके हैं। इसमें ज़्यादा कुछ हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप हमसे ज़्यादा इसमें अच्छे से जानते हैं।
पर रिप्रेजेंटेशन इनका जो है यही कहते हैं। इनके नाम क्या हैं? जो पहली मैट्रिक्स है इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहली मैट्रिक्स हमें मिली है कैसे मिली है? ये जो इक्वेशंस हैं हमारे 3, इनके कोफिशिएंट को रखा गया है। पहले इक्वेशंस क्या है? 4i1 - 2i2 = 10। तो 4i1 के साथ 4 लगाया हमने, 4 लिख लिया। उसके बाद i2 के साथ कितना है? -2, तो हमने -2 लिख लिया। यहाँ देखो i3 की वैल्यू नहीं है, तो जो वैल्यू नहीं होती उसको 0 लिख लेते हैं। इसी प्रकार दूसरी क्वेश्चन है हमारे पास i2 + 2i3 = -6। तो यहाँ पर देखो कहाँ गया, सॉरी, दूसरा इक्वेशन हमारा है -2i1 + 6i2 - i3 = 0। तो हमने क्या किया? i1 के साथ -2 का कोफिशिएंट, i2 के साथ 6 का कोफिशिएंट है उसे लिख दिया, i3 के साथ -1 तो -1। तीसरा इक्वेशन हमारा है -i2 + 2i3 = -6। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ i1 की वैल्यू नहीं है, तो हमने कहा जो वैल्यू नहीं है उसकी वैल्यू के स्थान पर 0 रख दिया। i2 की जगह -1, i3 की जगह 2, और जो यहाँ कांस्टेंट है उसके लिए हमने क्या लिख दिया? -6। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिला है वो कोफिशिएंट का है, इसलिए इसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें वेरिएबल्स हैं, अननोन वेरिएबल्स, इसे अननोन मैट्रिक्स कह देते हैं। और तीसरी हमारी जो मैट्रिक्स बनी है कॉलम मैट्रिक्स, ये कांस्टेंट को रखने से, पहले इक्वेशन में कांस्टेंट हमारा है 10, दूसरे इक्वेशन में कांस्टेंट है हमारा 0, तीसरे इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट है -6। तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को कह देते हैं मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन। अब इसमें हम अगर क्रैमर रूल अप्लाई करें तो हमें क्या चाहिए? i2 की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो क्रैमर्स रूल आप जानते हैं, किस प्रकार से इसे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि बाई क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल लगाएंगे तो i2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी (2/डेल्टा). इसे अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? i2 की वैल्यू। पर यहाँ डेल्टा क्या है? डेल्टा है डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट। और (डेल्टा2) क्या है? (डेल्टा2) उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है जब, अब चूँकि हमें i2 की वैल्यू निकालनी है तो जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसमें दूसरे कॉलम को रिप्लेस करके इस कांस्टेंट मैट्रिक्स की जो एलिमेंट हैं उनको रख देंगे तो हमें (डेल्टा2) मिल जाएगा। और डेल्टा क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दें। किस में लिख दें? डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो हमें डेल्टा मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था उसको अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखें तो डेल्टा मिल जाएगा। और इसको अलग अलग वैल्यू प्राप्त करके आप जो हमारा इक्वेशन था i2 = (डेल्टा2/डेल्टा) इसमें लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे कोई इक्वेशन नाम दे दो। मान लिया मैंने कह दिया इक्वेशन 1 2 3 वहाँ हो गए थे, इसे इक्वेशन (a) कर देते हैं, (a). तो अगर इस इक्वेशन (a) में हम (डेल्टा2) और डेल्टा की वैल्यू पुट करें तो हमें i2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब डेल्टा की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? तो हमने कहा डेल्टा क्या है? तो हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, पहला वाला मैट्रिक्स, उसको अगर हम डिटरमिनेंट फॉर्म में रख दें तो हमें डेल्टा मिल जाएगा। तो डेल्टा = क्या जाएगा? इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में रखते हैं, क्या है? 4 - 2 0 -2 6 -1 0 -1 2, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डेल्टा। इसको सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से पता है। पहला एलिमेंट लिखो, उस रो उस कॉलम को काट दो, दूसरे को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? अगर इसे सॉल्व करें तो 4 × ये हट जाएगा, 6 × 2 12 -1 1 आ जाएगा 13, ठीक है। देखो ध्यान से, 4 आ जाएगा, ये रो ये कॉलम हट जाएंगे, तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अब हमारी इसमें स्पेस नहीं मिल पा रहा, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल है। तो आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल करके, अब डिटरमिनेंट की जो वैल्यू हमारे पास आ जा रही है वो हम देखते हैं, कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। डेल्टा = क्या मिलेगा? 4 × 12 - 1, ठीक, प्लस 2 × -4 और प्लस 0, ठीक है। इसके सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 12 - 1 क्या आ जाएगा? 11 प्लस 2 × -4 8, तो यहाँ से आ जाएगा
3 के आसपास, डेल्टा इक्वल्स टू 3। ठीक है, फिर से देख लो 12 - 1, ये 3 क्यों आएगा? इसे देखो 12 - 1 कितना बचेगा? 11, 11 × 4 44 आ जाएगा, 44। और ये है -4 × 2 कितना आ जाएगा? -8। 44 में -8 कम कर दो, 8 कम कर दो तो बचेगा कितना? 36। तो यहाँ 3 नहीं 36 करिए। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। अब डेल्टा 2 निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो हमने कहा था जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसमें जो चूँकि I2 निकालना है यानी डेल्टा 2 निकालना, तो जब डेल्टा 2 निकालना होता है तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम को कांस्टेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट थे क्या क्या? 4 -2 0, और दूसरा कॉलम था हमारे पास -2 6 -1। अब इसके स्थान पर लिख देंगे हम 10 0 -6, और तीसरा कॉलम हमारे पास वही लिख देंगे 0 -1 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, याद रखना है डिटरमिनेंट फॉर्म में। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ 4 है, अब 4 लिखने के बाद इस कॉलम को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2 × 0 0 हो जाएगा, 6 × 1 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ। ठीक है, -6। उसके अलावा फिर आगे इसमें -10 × 2। अब इसमें क्या आ जाएगा? ये रो एक कॉलम हट जाएंगे, बचेगा 2 × 2 तो -4 आ जाएगा, और ये 0 × -1 0 हो जाएगा तो -4 आ जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? 4 × 6 -24। ठीक है, कितना हो जाएगा? -24। और यहाँ पर है हमारे पास 10 × 4 माइनस प्लस, ये आ जाएगा 40। ठीक है, 10 × 4 कितना आ जाएगा? 40। अब 40 में 24 घटेगा तो कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ। 16 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो डेल्टा 2 की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? डेल्टा 2 = 16। अब जो हमारा इक्वेशन स्मॉल a था उसमें इन वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? I2 = डेल्टा 2 अपान डेल्टा करने पर तो आ जाएगा 16/36। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.44 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? I2 = 0.44 एम्पियर। तो ये तो हमें मिल जाएगा इस 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या मिल रही है? I2 = 0.44 एम्पियर। बट हमें पावर भी तो निकालना था, तो पावर के लिए क्या करेंगे? पावर हम जानते हैं क्या होता है, पावर P = आ जाएगा I² × R। तो I की वैल्यू कितना है? 0.44 स्क्वायर। R की वैल्यू कितना था? 3 ओम। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कि वो अप्रॉक्सीमेटली 0.591 के आसपास आ जाएगी। और पावर की यूनिट हमेशा क्या होती है? वाट। तो इसे वाट में लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो साइन कन्वेंशन में हमने केवल और केवल ध्यान किस पे देखना है? जो वोल्टेज सोर्स है इसके साइन पर ध्यान देना है कि हम वोल्टेज सोर्स की साइन को कैसे ले रहे हैं। अगर इसको लेने के हमने 2 मेथड बताए। पहला तरीका क्या है कि अगर हमारा वोल्टेज सोर्स में करंट जिस साइड से इंटर कर रही है उसी साइड के साइन को लेते हैं तो बाकी जितने एलिमेंट लगे हैं सबके साइन को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। अर्थात अगर करंट नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है और साइन हम वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव ले रहे हैं तो बाकी जितने एलिमेंट हैं सबके साइन पॉजिटिव लिखेंगे। या अगर हमारी करंट बैटरी के पॉजिटिव सिरे से इंटर कर रही है और हम उस वोल्टेज सोर्स के लिए साइन पॉजिटिव ही ले रहे हैं तो जितने हमारे एलिमेंट हैं क्या रहेंगे? बाकी और रेजिस्टेंस उनके साइन पॉजिटिव लेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि हमारी करंट वोल्टेज सोर्स में जिस सिरे से इंटर कर रही है उसकी अपोजिट साइन को लें तो बाकी जितने एलिमेंट हैं उनके साइन को हमेशा और हमेशा नेगेटिव में लिखेंगे। तो हम अपने क्वेश्चंस में हमेशा और हमेशा पहले वाले मेथड को ही फॉलो करेंगे। और दूसरी बात क्या हमने कहा था कि जो हमारे लूप हैं इनमें करंट की डायरेक्शन को हमेशा हम एक ही डायरेक्शन में मान लेंगे जिससे इनको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन था इसमें 3 लूप्स थे, लूप 1, लूप 2, लूप 3। सभी में हमने करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या माना? क्लॉकवाइज माना। और हमने पहले मेथड से साइन कन्वेंशन लिया। अर्थात अगर हमारी करंट
नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रही थी तो हमने वोल्टेज सोर्स को नेगेटिव लिया, और अगर करंट हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रही थी तो हमने वोल्टेज सोर्स के साइन को पॉजिटिव लिया, और इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट थे सबके साइन को भी क्या लिया, पॉजिटिव लिया। और दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है कि अगर करंट हमारी बैटरी के नेगेटिव सिरे से एंटर कर रही है तो बैटरी या वोल्टेज सोर्स के साइन को पॉजिटिव लीजिए, और अगर करंट बैटरी के पॉजिटिव सिरे से एंटर कर रही है तो बैटरी या वोल्टेज सोर्स के साइन को नेगेटिव लीजिए। और इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट हैं जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर जो भी लगे हों उन सब के साइन उनको हमेशा और हमेशा नेगेटिव लेना है। तो इस प्रकार से हमारा ये पहला क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को एक बार पूरे वीडियोज़ को देखना, समझना, उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा हल करना। आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। पहला, लूप में करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में लें तो ज़्यादा अच्छा है, हालांकि आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, सारी वैल्यू बिल्कुल सेम परफेक्ट आएंगी। और दोनों मेथड में कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं इस वोल्टेज सोर्स के साइन के लिए। हमने देखा पहले मेथड से भी हमने सॉल्व किया, तो जो इक्वेशन पहले मेथड से सॉल्व करने में आई थी पहले लूप के लिए, वही इक्वेशन दूसरे मेथड से भी जब हमने सॉल्व किया था तो भी वही इक्वेशन मिली थी, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर हम अपने जो दूसरा हम क्वेश्चन करेंगे उसमें भी हम पहले वाले मेथड को अप्लाई करेंगे, अर्थात वोल्टेज सोर्स के जिस सिरे से करंट इंटर करेगी उसी सिरे के साइन को लिखेंगे और बाकी सारे एलिमेंट के सिरे के साइन को पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और हाँ, पढ़ाई जारी रखना। इसके बाद एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट जो हमने बता दिया, पिछले वीडियोज़ कुछ काफ़ी उसमें क्वालिटी दिक्कत थी, उनको देखना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि कुछ समस्याएं आ गई थी, हमारे पास प्रॉब्लम थी। अब हमने उनको दूर कर लिया है। उम्मीद है अब जितने भी वीडियोज़ होंगे उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, आप अच्छे से देख पाएंगे। और आप में से अगर किसी ने कई सारे स्टूडेंट हैं जिनकी अटेंडेंस हमें नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है, तो शायद हो सकता है उनसे वीडियोज़ मिस हो जा रहे हों या वो अपने घर में किसी काम में हो जाते हों। मैं मानता हूँ भाई, घर पे काम होता है, तो ऐसे केस में आपसे कोई वीडियोज़ मिस ना हो, ज़रूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन होती है उसे आप प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो रिलीज़ होंगे आप उनको पाएंगे, उनको आप देखेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना अटेंडेंस प्रेजेंट ज़रूर करेंगे। अटेंडेंस के लिए मैंने तरीका बता दिया था। हमने कहा था मान लो कोई नाम सुनील है तो क्या करेगा, सबसे पहले वो सुनील लिखेगा, स्लैश लगा करके अपना रोल नंबर लिखेगा। मान लो रोल नंबर है 1005 और उसके बाद सेमेस्टर लिख देगा, सेकेंड सेम MERAC। इसी ऑर्डर में आपको अटेंडेंस आपको अपना देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी और अगर कोई कन्फ्यूजन रहा होगा तो सॉल्व होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे, उसमें भी आपके जो कन्फ्यूजन होंगे दूर होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।